अब आपको तमाम एयरपोर्ट्स पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार? आपका वज़ीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी दे के जाता है, और क्या रह गया है? एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में आईफोन के स्टोर जो हैं खुलने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एप्पल के सीईओ भारत का दौरा करने जा रहे हैं, इसलिए कि अगले 2 से 3 महीने में हमें 5 से 6 अरब डॉलर चाहिए। कहाँ से आएंगे? आज मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लास्ट में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर होके आया हूँ, तो कश्मीरी अवाम का कहना है कि अच्छा किया कि अगर ये भारत के पास ही है, अगर ये हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात हैं। हमसे पूछ के देखिए हम कहाँ खड़े हैं। मसलन यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने, भाई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें ये लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं को लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ। मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपने लिए। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले अवाम को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। इससे तो बेहतर था, मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब ये पूरा खित्ता ही एक रहता। एक ऐसे मुल्क के अंदर जो डिफॉल्ट की हद तक पहुंच चुका हो, जहां मईशत ठीक से ना चल रही हो, जहां हालात बर्बादी की तरफ जा रहे हो। अब इंडिया का भी वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो इनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा है कि कौन सी किताब में लिखा है कि भारत श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं करवा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत तोड़ रहा हो। दरअसल आजकल पाकिस्तान को G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने से बड़ी मिर्ची लगी हुई है और इस पर उनका विदेश मंत्रालय बयान भी दे रहा है। दूसरी तरफ देश और दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुस्लिमों को लेकर करारा जवाब दिया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के नकारात्मक पश्चिमी दृष्टिकोण का जवाब देते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तुलना से बेहतर है। आपको बता दें कि यह सब वह अमेरिका में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तानियों को हर जगह, हर एयरपोर्ट पर, हर देश में ब्लडी पाकिस्तानी कहकर बुलाया जाता है। नाज़रीन, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में आईफोन के स्टोर जो हैं खुलने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एप्पल के सीईओ भारत का दौरा करने जा रहे हैं और उनका ये दौरा ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। कामरान, आपको पता है कि आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कुक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले अवाम को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कुक जो हैं जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं, मलेशिया जब 1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिए है और उनमें डेवलपमेंट किया है। तो आज जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है ना, जो ह्यूमन पे है, वो मलेशिया की है। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है
उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दे रहा है। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में जाकर इन्वेस्ट ना किया, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे पता है कि मैंने अपनी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसकी वजह है, मैं बताता हूँ, ये क्यों इन्वेस्ट कर रही है, दुनिया को क्यों एतमाद है इंडिया पे। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है, उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो पाकिस्तान में अब यह है कि जैसे पाकिस्तान है, इसमें इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं। हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से मार्शल लॉ लगते रहे हैं, और उसके बाद जो लोग आए हैं नए नए वो पॉलिसी लेके आए। मुशर्रफ ने और पॉलिसी थी, भुट्टो की थी, वो उन्होंने वो कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सारी कर दी थी, वो सारे के सारे इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी पॉलिसीज़ का हमें नहीं पता होता कि हमने क्या है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि इवन इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, यानी बैठने को तैयार नहीं है। तो पॉलिसी आपने क्या बनानी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी है, इवन उनका ये होता है कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट किसी और की होती है और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल जो होती है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसी इतनी लॉन्ग टर्म होती हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा लिया। और पाकिस्तान में ये होता है कि आप दूसरों की जंगे लड़ के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायर है, हमने आज तक स्वयं उनसे वार करने के या ये काम करने के उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का भी वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनसे उनकी आवाम बहुत जा रही है, बाहर जा रही है, उनसे नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। डिफेंस सबसे बड़ी डिफेंस डील वो कर रहे हैं, जिसमें वो नेवी की भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नुकसान दे रही है। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको पूरी दुनिया के जो है अवाम है और जो बिजनेसमैन है उनको इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मालिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो एप्पल वाले हैं वो भी इस वजह से। खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की कितनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है? आज़ाद खारजा पॉलिसी है ही नहीं। अगर आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो हमारा मुल्क यहाँ खड़ा होता सर। और सबसे बड़ा मजाक हमारे मुल्क के साथ है कि हमारा वजीर खारजा कौन है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? बिलावल भुट्टो। वो कह रहा हूँ, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये सर इन्होंने मुल्क को बेच खाया। ये गंदे हुक्मरान जो हमारे पे मुसल्लत हो गए और हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इनसे जल्द हमारी जान छुड़वा दे। सर, यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे के ऊपर हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम कोई नहीं होते कि भारत को जो है वो इंटरप्ट करें फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो ख़ुद बेहतर मतलब तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। किस हद तक एग्री करते हैं आप इस बात? सर इस बात से हम इसलिए एग्री करते हैं कि वो तो पूरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखें, हम कहाँ खड़े हैं? हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। और यूक्रेन की बात में वो भारत अपनी हर बात बनवा के देखें ना, आज हमारे से कहाँ निकल चुके हैं। उसके रिजर्व देखें, उसके मामला देखें, उसकी खारजा पॉलिसी देखें, इनके काम देख लें।